हेलो दोस्तों, अभय डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में हम डिफेंस जो करंट अफेयर है एफकैट के लिए वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। बहुत ही छोटी वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर देंगे। ऑलमोस्ट सितंबर से लेकर के आपके जैन तक की पूरी करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारा एक पार्ट आ चुका है। ठीक है, तो जो ये हमारा वन शॉट बनेगा वीडियो का वो ये दोनों वीडियो को मिला के बनेगा। मतलब जो इससे पहले जो एक वीडियो में 30 मिनट की डाल चुका हूँ वो, ठीक है, और ये लास्ट वीडियो, ठीक है, ये भी 30 मिनट के अराउंड ही होगी। तो ये 1 आवर के लेक्चर मिला करके ये वन शॉट हमारा बनेगा। तो वो जो वीडियो है उसका थंबनेल ये है, ये रही वो वीडियो। ये वीडियो है वो, ठीक है। ये आप डालेंगे एफकैट 126 कंप्लीट डिफेंस करंट अफेयर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो ये अभ्यास डालेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। या फिर हमारे वीडियो के जब कॉलम में जाएंगे आप तो आपको नीचे ये आपको मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते पहले मैंने बनाई थी, 4 जून जनवरी को की वीडियो है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये थंबनेल है। इन दोनों वीडियो को मिलाकर हमारा ये वन शॉट बनेगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जैन, इस वीडियो में हमने जैन, सितंबर, अगस्त और जुलाई को कंप्लीट किया है। ठीक है, इस वीडियो में हमने इन मंथ को खत्म किया है। और दिस वीडियो इज अभ्यासक डिफेंस। और अगर इस वीडियो का आपको पीपीटी चाहिए, क्लास की पीडीएफ चाहिए इसकी, तो अभ्यासक डिफेंस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली जो न्यूज़ है वो आर्म फोर्सेस के वेटरन डे को ऑब्जर्व करने में। जैसे आपको पता है कि एग्जाम में एफकैट के डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक तरफ आपके डेज लिख देंगे, एक तरफ उनके इवेंट लिख देंगे, कहेंगे इनको मैच करो, कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, चूंकि इसे आर्म फोर्सेस के वेटरन डे मनाया जाता है, तो नेशन वाइड मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब ये डे कब से मनाया जाता है, मतलब किसके उसमें मनाया जाता है, तो जो ये डे कमेमोरेट किया जाता है द रिटायरमेंट ऑफ द फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जो हैं 1953 में जब वो रिटायर हुए थे, तो उन्हीं के रिटायरमेंट के याद में ही तब से, मतलब उसके कई सालों बाद से ये शुरू किया गया। ठीक है, तो उन्हीं के जिस दिन वो रिटायर हुए उस दिन से ही क्या शुरू किया गया कि वेटरन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो 10th वेटरन डे है। ठीक है, तो जो ये वेटरन डे होता है मेनली इसमें क्या करते हैं, ऑनर करते हैं हम सर्विस सेक्रीफाइस, जो हमारे पुराने जो रिटायर होते हैं एक्स सर्विसमैन, उनके कंट्रीब्यूशन को हम क्या करते हैं, ऑनर करते हैं इस पर्टिकुलरली डे में। ठीक है, तो याद रखिएगा डे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 14 जनवरी को एनुअली सेलिब्रेट होता है। तो ये 10th है। ठीक है, और किसकी याद में, किस किस पर्टिकुलर उनके रिटायरमेंट में, तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। अब इंडियन आर्मी इंडक्टेड द सोलार पावर्ड MAPSS सर्विलांस ड्रोन सिस्टम। तो ड्रोन जो सिस्टम होता है वो सोलार से पावर्ड होने वाला ड्रोन सिस्टम को अब इंडक्ट किया जा रहा है इंडियन आर्मी में। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई इसे बनाया किसने, तो बेंगलुरु बेस्ड जो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है उसने इसे बनाया है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के इनोवेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत बनाया गया है ये। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक, अब जो थर्ड वाली न्यूज है वो ये है कि भाई इंडियन जो आर्मी है उसने कंडक्ट किया है एक्सरसाइज साझा शक्ति। तो ये साझा शक्ति एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये एक्सरसाइज जो इंडियन आर्मी कर रही है वो किसी दूसरी आर्मी नेशन की आर्मी के साथ नहीं कर रही है, और ना ही एक ट्राइलेटरल या ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द आर्मी और नेवी या आर्मी और एयरफोर्स के बीच में। तो ऐसा नहीं है, ये है आर्मी, इंडियन आर्मी या मिलिट्री आप कह लीजिए, प्लस जो सिविल फोर्सेस होते हैं उनकी, सिविल पर्सोनल्स जो होते हैं, सिविल पर्सोनल जैसे फायर सर्विस में जो ऑफिसर्स हैं वो, ठीक है, फायर सर्विस में जो लोग हैं, ठीक है, कलर ये अलग करते हैं, तो फायर सर्विसेज में जो हैं वो, ठीक है, या पुलिस, उनके ये मिलिट्री और इनके बीच में ये पर्टिकुलरली एक्सरसाइज होती है। क्यों होती है? तो देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव यही है कि कोऑर्डिनेशन हो सके आर्म फोर्सेस के और सिविल एजेंसीज, सिविल एजेंसी मतलब जैसे पुलिस और इन सब की एजेंसीज होती हैं, इनमें हो सके। कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस और इमरजेंसी सिचुएशन, मान लीजिए कोई डिजास्टर की सिचुएशन आ गई या कोई अलग तरीके की जो इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो उसमें आर्म फोर्सेस मतलब मिलिट्री, पुलिस
और डिजास्टर की जो फोर्सेस होती हैं वो, और फायर फोर्सेस, अदर तरीके सारी फोर्सेस एक साथ मिलकर के काम करती है ना। तो ऐसे में अगर इनके बीच में एक जैसे कहते हैं ना एक्सरसाइज या फिर एक ड्रिलिंग अगर पहले से ही हम करा के रखेंगे, उससे फायदा ये होगा कि भाई इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनता जाएगा, ठीक है। तो उन्हें पता चलेगा कैसे क्या करना है, तो प्रैक्टिस जैसे हो जाएगी, तो गुड, अच्छी चीज है। नाम क्या है? सांझा शक्ति एक्सरसाइज है। तो किसके बीच में होता है? वो आपको बोल सकते हैं कि सांझा शक्ति एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होता है, तो याद रखना है आपको। मिशन सुदर्शन चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये एक तरीके से इंडिया की एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे एयर डिफेंस, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है इंडिया में, ठीक है। इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी 2025 के ही 15 अगस्त में इस मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का मेन जो पर्पस वो है कि मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया में बिल्ड करना। लाइक जैसे आयरन डोम है ईरान का, सॉरी इजराइल का, उसके जैसे जैसे ये देखिए ये है। तो कोई भी मान लीजिए पर्टिकुलरली मिसाइल या ड्रोन आता है, तो उसे कई, अगर वो एक लेयर में मतलब रह जाता है, मान लीजिए शॉर्ट रेंज की हमारी मिसाइल से रह जाता है, तो वो मीडियम रेंज की मिसाइल से गिरा दिया जाए। अगर मीडियम रेंज से रहता है तो लॉन्ग रेंज की मिसाइल से गिरा दिया जाए। मतलब वो हमारे पर्टिकुलर मतलब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के को अंदर ना आ सकर के आ करके किसी पर्टिकुलर टारगेटेड जो कहते नहीं है एरिया है उसे डिस्ट्रॉय ना कर सके या उसे कोई हार्म ना कर सके। उसको बचाने के लिए हमने कई लेयर में ये डिफेंस सिक्योरिटी, एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम प्लान किया है। तो और ये केवल एक तरह से ड्रोन से या फिर मिसाइल से नहीं होगा, इसमें इंटीग्रेशन होगा। मतलब इंटीग्रेशन किस तरह का होगा? फाइटर एयरक्राफ्ट भी होंगे, मिसाइल्स भी होंगी और ड्रोन्स भी होंगे। तो इन सब के इंटीग्रेशन से क्या होगा? ये एयर डिफेंस सिस्टम होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें हम क्या करेंगे, हम आपका इंटीग्रेट करेंगे सर्विलांस को इंटरसेप्शन और काउंटर कैपेबिलिटीज में। तो इसमें क्या करेंगे हम? तो इसमें कंबाइन होगा, रडार को एआई ट्रैकिंग करेंगे, हम साइबर डिफेंस करेंगे और फिजिकल सिक्योरिटी भी करेंगे इससे, ठीक है। तो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम तो है ही है, ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये तो मैंने बता दिया कि अभी ये इंडिपेंडेंस डे में ही किया है लॉन्च, ठीक है। अब इस ये कंप्लीट आप इससे कह सकते हैं कि क्या ये अभी हो गया है? तो नहीं, इसकी टारगेट जो कंप्लीशन टाइमलाइन है वो 2035 है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, मतलब 10 साल के बाद ही मतलब चीजें होंगी, 9-10 साल बाद। तो ये चीज याद रखिए सुदर्शन के बारे में। जितना इंपॉर्टेंट सुदर्शन के बारे में था, सुदर्शन चक्र के बारे में मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको, ठीक है। तो मल्टी लेयर आपको याद रखना है डिफेंस सिस्टम होगा, ठीक है। कब? टाइमलाइन क्या है? तो टाइमलाइन 2035 है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज चलता है, प्लानिंग हो चाहिए इस पे। इसके इंटीग्रेशन में काफी काम करना पड़ेगा क्योंकि एक तरीके से चीजें से नहीं होंगी, कई चीजों को कॉम्बिनेशन से ये सारी चीजें होंगी, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग होगी। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि इंडियन आर्मी जो है, मतलब गवर्नमेंट उनमें बहुत बड़े लेवल पे रिस्ट्रक्चरिंग और मॉडर्नाइजेशन का काम कर रही है, ठीक है। तो वो जिस रिस्ट्रक्चरिंग, आर्मी में जिस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग और मॉडर्नाइजेशन का काम कर रही है, वो ये कर रही है डिकेड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मिशन के अंतर्गत कर रही है। तो ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिशन आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसमें करती क्या है? वो आर्मी को क्या करेगी, इंडियन आर्मी को क्या करेगी? रिस्ट्रक्चर करेगी और मॉडर्नाइज करेगी। कैसे मॉडर्नाइज करेगी? तो भाई आर्मी में वो एआई को इंट्रोड्यूस करेगी, इंटीग्रेट करेगी, रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस करेगी और साथ में उसमें नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएगी, जैसे कि और उसकी आर्मी में जो पर्सोनल्स होते हैं उनमें कुछ स्किल्स को डालेगी, बहुत से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। तो 10 साल में ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2023 से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी रिसेंटली में इसी के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? इसी के अंतर्गत आर्मी में नई यूनिट्स को अनाउंस किया गया है। नई यूनिट्स मतलब आर्मी में एक 3 से 4 नई यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिनका एक का नाम है रुद्र ब्रिज, ठीक है। ब्रिगेड्स करते हैं, हाँ ब्रिगेड्स हैं, और भैरव बटालियन, ठीक है, और शक्तिबान और दिव्यास्त्र। तो ये सारी क्या है? नई यूनिट्स को अनाउंस किया गया है। तो ये याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि रुद्र, भैरव, शक्तिबान और दिव्यास्त्र ये सब क्या हैं, इससे पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको याद रखना ये न्यू यूनिट्स हैं जो आर्मी में अनाउंस की गई हैं, ठीक है। अब इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है समुद्र शक्ति। आपको याद रखना है। तो समुद्र शक्ति एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच में होती है? तो आपको याद रखना है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। कौन सी एक्सरसाइज है? तो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इनकी नेवी के बीच में होती है। कब हुई है?
तो अभी अक्टूबर में ही हुई है। कहाँ हुई है? तो विशाखापत्तनम में हुई है। ठीक है, आपको याद रखनी है। मेन पर्पस क्या है? तो भाई पीस एंड स्टेबिलिटी इंडो पैसिफिक रीजन में रखना है। ठीक है, तो ये चीज इसका मेन पर्पस है। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्पेशली डिफेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके हेडक्वार्टर या उनके हब को बहुत पूछता है। तो अभी रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एनएसजी के एक नए हब का इस्टेब्लिशमेंट किया है अयोध्या में। ऑलरेडी इसके 6 हैं। ठीक है, और ये 7th है जो न्यू हब बना है अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी। ठीक है, और 6 ऑलरेडी हैं, जिनमें नाम है, आपको याद रखना है, मुंबई तो हो गई होगा, चेन्नई तो हो गई होगा, कोलकाता तो हो गई होगा, हैदराबाद और अहमदाबाद और जम्मू। इन 6 जगह पे पहले से था। अयोध्या यूपी में, अयोध्या में एक नया हब बनाया गया है। ठीक है, क्या करेंगे ये? तो काउंटर टेररिज्म में ये अपना एलाइट रोल, मतलब काउंटर टेररिज्म में ये काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, याद रखना। देखिए हैदराबाद क्या है, एकदम साउथ में जा रहा है। मुंबई क्या है, वेस्ट में है। चेन्नई क्या है, वो भी अपने साउथ में है। कोलकाता क्या है, ईस्ट में। अहमदाबाद क्या है, ये भी वेस्ट में है। जम्मू एकदम नॉर्थ में ऊपर की तरफ है। तो नॉर्थ का एकदम सेंटर वाले पार्ट में, जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार और आपके राजस्थान ये रीजन में आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन रीजन के भी जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है, वहां पे भी कुछ कंट्रोल करने के लिए और ट्रैक करने के लिए हमें एक नए हब की जरूरत थी। तो वो हब अयोध्या में बना दिया गया है मेनली। तो ये चीज याद रखिएगा आप। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि इंडिया एंड साउथ कोरिया में के बीच में फर्स्ट नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज हुई है। तो ये चीज याद रखनी है कि इनके बीच में पहली बायलेटरल एक्सरसाइज हुई है। तो कहाँ पे हुई है? तो वो बुसान नेवल जो हार्बर है साउथ कोरिया का, वहां पे हुई है 13 अक्टूबर में। ठीक है, अब आईएनएस शाहिद्री वहां पे गया था इस पर्टिकुलरली प्रैक्टिस बायलेटरल एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज कोंकण, कोंकण एक्सरसाइज किसके किसके बीच में हुई? तो इंडियन नेवी और आपकी यूके की नेवी के बीच में हुई है। ठीक है, अब इंडियाज धवानी हाइपरसोनिक मिसाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देखिए, क्योंकि इंडिया की हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में है। ठीक है, और इस हाइपरसोनिक मिसाइल के डेवलप होने के बाद, क्योंकि अभी तो इसका टेस्टिंग फेज में ही ये है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए इसका टेस्ट प्लान था कि अक्टूबर के मतलब 2025 के एंड होने के पहले किया जाएगा, लेकिन जहां तक न्यूज का सवाल है, मुझे अभी तक इसका टेस्ट पता नहीं चला। मतलब अभी शायद इसका टेस्ट हुआ नहीं है, बिल्कुल शायद नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने गूगल पे चेक किया इसको बनाते बनाते, तो मुझे कहीं भी ऐसी न्यूज नहीं मिली कि जिसमें इसका जो एंड ऑफ द 25 इसका टेस्ट होना था मिसाइल का। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हमने बना ली, लेकिन इसका इसका टेस्ट करना था, तो ये टेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट कब होगा? तो इसका ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट होगा 2029 से 30 के बीच में। मतलब अभी हम लोग इसके टेस्टिंग फेज में है इस हाइपरसोनिक मिसाइल के। लेकिन अगर इंडिया ने ये हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया, इंडिया उन क्लब में आ जाएगा जो डोमिनेट करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल को, जिसमें क्या कौन कौन है? तो यूएस है, रशिया है और चाइना है। तो इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा है कि जो इंडिया को एलिवेट कर देगा इनटू द इलाइट ग्रुप ऑफ द नेशन विथ हाइपरसोनिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जिनकी कैपेबिलिटी क्या है? हाइपरसोनिक स्ट्राइक करने की है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए जो ये पर्टिकुलरली आपकी ये है, दिखाता हूं मैं, ये जो धवानी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये मोर देन, ये ट्रैवल कर सकती, मतलब इसकी स्पीड जो है, ट्रैवल स्पीड है वो मोर देन मैक 5 है। और कहीं कहीं कई टर्मिनल प्रोग्रेस के बाद ये बताया जा रहा है कि ये मैक 8 भी जा सकती है। तो बहुत ही मतलब ज्यादा स्पीड में है, और स्पीड विद द हाई मेन्योरेबिलिटी है, मतलब काफी ज्यादा अच्छा, मतलब मेन्योर भी करेगी, तो वो और भी बेहतर है। ठीक है, तो अब इस स्पीड में क्या है कि ये शार्प है और अनप्रिडिक्टेबल मेन्योर से इसकी। ठीक है, इन टर्मिनल फेजेस में। और ये क्या करता है, इसका इंटरसेप्शन बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इसको इंटरसेप्ट भी जल्दी नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से ये डेवलप इंडिया कर रहा है। ठीक है, और टेस्टिंग फेज में है। ग्लोबली चाइना का जो DF-ZF है वो है इस हाइपरसोनिक मिसाइल करने वाला। रशिया का है अवनगार्ड करके कुछ है। ठीक है, ग्लाइड व्हीकल है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। इंडिया का ये भी क्या है? हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। हाइपरसोनिक कौन सा? ग्लाइड व्हीकल है, याद रखिएगा। आपसे पूछ लेगा धावनी क्या है, तो ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स स्टिल डेवलपिंग द कंपेरेबल। ठीक है,
और ये याद रखिएगा। अब ग्लाइड से जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होते हैं उसमें होता क्या है कि ये बूस्टेड कर देते हैं हाई एल्टीट्यूड में जाने से पहले ग्लाइडिंग को टारगेटेड एरिया पे, ठीक है, और जिससे समझ लीजिए प्रीसियस टारगेट हो पाता है। और इससे और क्या होगा कि ये इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक डिफरेंस कैपेबिलिटी होती है उसको भी बढ़ा देगा, ठीक है, और एलाइट नेशंस की कैटेगरी में इंडिया को रख देगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब दूसरा क्या है, 11th है। 11th क्या है, 11th आपका है मिगला पास। तो कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन मैंने रात रख दिया क्यों, क्योंकि देखिए वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड बिल्ड हुई है लद्दाख में, ठीक है। तो इंडिया ने नया अचीवमेंट लिखा है, मतलब ये डिफेंस का उतना था नहीं, लेकिन मुझे लगा वर्ल्ड का हाईएस्ट है और इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री वाला मतलब वो पूछते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को, तो मैंने ये डाल दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। और डीबीआरओ ने ही बनवाया डिफेंस की जो चीजें करती है, मतलब जो बॉर्डर में जो रोड्स बनाती है ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने मिगला पास जो है वो, मिगला पास जो है तो उसका मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई गई है लद्दाख में, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब इंडियन नेवी ने जो कमीशन किया है एडवांस एंटी सबमरीन वेसल्स एंड्रोथ। तो आपसे पूछ सकता है एंड्रोथ क्या है, तो एंड्रोथ इंडियन नेवी का एंटी एडवांस एंटी सबमरीन वेसल है, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसे रिसेंटली कहाँ डॉकयार्ड किया गया, तो विशाखापट्टनम में किया गया है। कंस्ट्रक्ट किसने किया, तो ये आपको ये पता होना चाहिए किससे कंस्ट्रक्ट किया, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने किया है और इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है कोलकाता में, ठीक है। और 80% ये इंडिजीनियस है, 20% ये बाहर के कंपोनेंट्स हैं, 20% बाहर से चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। शिप वॉज हैंडेड ओवर टू नेवी 13 सितंबर को, तो सितंबर की न्यूज है, 13 सितंबर को शिप जो है हैंडेड ओवर नेवी को कर दिया गया है और इंडक्ट कर दिया गया है ईस्ट नेवल कमांड में। कौन सी नेवल कमांड में इस समय है, तो ईस्ट नेवल कमांड में इसे डिप्लॉय भी कर दिया गया है। हैंड ओवर कब किया, 13 सितंबर को कर दिया गया था। बनाया किसने किसने, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियर लिमिटेड ने बनाया है। आपसे यही चीजें पूछता है कि किसने बनाया इसे एक स्टेटमेंट में, और क्या है ये, तो ये सब पूछ सकता है। तो आप ये देखना कि एंटी सबमरीन वेसल्स है इंडियन नेवी का, जैसे एट द डॉकयार्ड ऑफ द विशाखापट्टनम में, ठीक है। और अभी इसे डिप्लॉय कहाँ किया है, तो डिप्लॉय इसे ईस्टर्न नेवल कमांड में कर दिया गया है, ठीक है। तो इंडिया ने टेस्ट किया है अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम रेल लॉन्चर, बिल्कुल रेल लॉन्चर, मतलब ये देख रहे हैं आप रेल है, इसी रेल से क्या किया है, मिसाइल को लॉन्च किया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है ना, इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। इंडिया रिसेंटली अचीव द माइलस्टोन सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्चिंग अग्नि प्राइम मिसाइल, ठीक है। और इंटरमीडिएट रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, इसे रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो रेल, क्योंकि रेल है चलती रहती है, तो इससे ये मोबाइल मतलब चलती फिरती लॉन्च पैड है, ठीक है, लॉन्च सिस्टम है मिसाइल्स का। तो ये इंडिया ने किया है, और मिसाइल्स का लॉन्च रेल के थ्रू करना भी समझ लीजिए पहली बारी है, ठीक है। और अग्नि प्राइम क्या है, तो अभी मिसाइल के बारे में भी जान लीजिए जिससे किया है। तो अग्नि प्राइम मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जिसकी स्ट्राइक रेंज है 2000 से ले किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और ये सॉलिड फ्यूल्ड एंड का है, सॉलिड और फ्यूल्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेज, ये 3 स्टेज है पूरी पावर में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब इंडियन एयरफोर्स, इसको देख लीजिएगा, इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड दी आइकॉनिक मिग 21 फाइटर जेट्स। इस पे तो मैं क्वेश्चन भी बना चुका हूँ मॉक टेस्ट में, तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो ये देखिएगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, ये भी साथ मैंने फैक्ट वहां दे दिया था कि इसे इंट्रोड्यूस किया है 1963 में, इंट्रोड्यूस किया था मिग 21 को, ठीक है। और इसने सर्व किया है समझ लीजिए की रोल इसने प्ले किया है, सर्विसेज दी है 1965 1971 की वॉर में विद पाकिस्तान, 1999 की कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में भी इसने इंडियन जो आपकी जो एयरफोर्स है उसमें सर्विस दी है अपनी, ठीक है। अब आफ्सा के बारे में देख लेते हैं। तो आफ्सा जो है वो रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपसे पूछ सकते हैं कि आफ्सा को किन किन स्टेट्स में एक्सटेंड कर दिया गया। तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सम पार्ट्स में इसे दोबारा एक्सटेंड कर दिया गया है 6 मंथ के लिए, फ्रॉम अक्टूबर 2025 से आपके अक्टूबर से एक्सटेंड किया गया है। तो
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो मार्च तक की आपका ये आपसा इन पर्टिकुलर 3 पर्टिकुलर स्टेट्स के सम रीजन्स में अप्लाई रहेगा, ठीक है। तो अब ये और क्यों किया गया, तो भाई स्पेशली कंसर्न मणिपुर की वैली में जो इथनिक कंसर्न्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, उसके लिए है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट रूल भी आपका मणिपुर में लगा ही हुआ है, तो ठीक है, काफी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए वो ये सब किया जा रहा है, ठीक है। रियलिटी कुछ और है, ठीक है। एक्ट एम्पावर द आर्म फोर्सेस विद स्पेशल अथॉरिटी इन डिस्टर्ब्ड एरिया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो आर्मी फुल्ली मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके डिस्टर्ब्ड एरिया में, उन्हें एम्पावर किया जाता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, और ना आपके एग्जाम में वो पूछने वाले हैं। आपके एग्जाम में इतनी बात पूछेंगे कि भाई इन स्टेट्स में ये पर्टिकुलर आपसा एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन नेवी, जो इंडियन नेवी है उसने क्या किया है, जल प्रहार 2025 ज्वाइंट एक्सरसाइज की है, ठीक। तो ये एक्सरसाइज सक्सेसफुली हुई है, ठीक है, जल प्रहार, ठीक है। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के साथ, मतलब इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के बीच में हुई है जल प्रहार एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। गाँव कब हुई है, तो ये सितंबर में हुई है, इनके बीच में कॉपरेशन। तो इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के बीच में जल प्रहार एक्सरसाइज हुई है। अब ये 18 न्यूज है। 18 न्यूज ये है कि 77th एनिवर्सरी है ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो क्या था, तो ऑपरेशन पोलो भाई जो जब हम खाने की इंटीग्रेशन हो रहा था, तो हैदराबाद का इंटीग्रेशन इसी ऑपरेशंस के थ्रू ही हुआ है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और जो वहाँ पे निज़ाम थे वो इंडिपेंडेंस अपनी नहीं डिक्लेयर कर पाए, मतलब वो कह रहे थे कि हैदराबाद इंडिया में नहीं मिलेगा इंडिपेंडेंस के बाद। तो जो हैदराबाद को मिलाया गया इंडियन यूनियन में, तो वो जिस ऑपरेशन के थ्रू मिलाया गया वो ऑपरेशन पोलो ही था। ऑपरेशन पोलो सक्सेसफुल रहा, तभी हैदराबाद आज पूरा पार्ट है इंडियन यूनियन का। 77th एनिवर्सरी है उसकी, ठीक है। तो याद रखिएगा। आपसे क्या पूछ सकता है कि ऑपरेशन पोलो जो है, तो उस ऑपरेशन, जो ऑपरेशन पोलो है तो उसका रिलेशन किससे है, तो आपको ये चीज याद रखना है। या किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के स्टेटमेंट में भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में भी हो सकता है ये, तो याद रखिएगा। अब 9th जो है 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट हुआ है। तो आपको जैसे पता है कि समिट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी जो समिट हुआ है वो कोस्ट गार्ड का ग्लोबल समिट हुआ है, ठीक है। तो ये समिट जो इंडियन सिटी है चेन्नई होस्ट करेगी 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन 2027, ठीक है। तो जो 5th कोस्ट गार्ड समिट होगा वो 2027 में आपका कहाँ होगा, चेन्नई में होगा, ठीक है। और ये कोइंसाइड करेगी विद 5th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो डिसीजन है यूनिवर्सली लिया गया था 4th कोस्ट गार्ड, जो मतलब इन जो कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट होता है, याद मतलब ये मत समझिएगा कि इसमें ये इंडियन वाला कोस्ट गार्ड ही होगा, मतलब ये वर्ल्ड के पूरे कोस्ट गार्ड जो होते हैं सभी नेशंस के, उनका एक समिट होता है। तो उसी समिट में ही डिसाइड किया गया था कि जो 4th समिट हुआ था वो रोम में हुआ था, ठीक है, 2025 में। तो वहीं डिसाइड किया गया था कि जो नेक्स्ट समिट होगा वो आपका कहाँ पे होगा, वो आपका होगा चेन्नई में होगा इंडिया के। कब होगा, 2027 में होगा। तो अभी जो रिसेंटली रोम में हुआ था, तो आपको याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि जो कोस्ट गार्ड का जो 4th समिट है वो कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है कि वो रोम में हुआ था। जो नेक्स्ट होगा 2027 का, तो वो कहाँ होगा, तो वो इंडिया में होगा, चेन्नई में होगा, ठीक है। विच शो द पार्टिसिपेशन फ्रॉम द 15 कंट्रीज, 115 कंट्रीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। अब एक लास्ट वाला है, ठीक है, जपाद मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इसमें इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं, बस क्या है कि इसमें इंडियन जो आर्म फोर्सेस हैं और जो अदर आर्म फोर्सेस, जैसे 20 अदर कंट्रीज की आर्म फोर्सेस हैं, जैसे जिसमें इंडिया, ईरान और चाइना भी है, साथ में रशिया भी है। तो उन इनके बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो जैसे जपात कहते हैं। तो रिसेंटली ये जपात एक्सरसाइज कहाँ की गई है, तो ये जपात एक्सरसाइज की गई है मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड इन रशिया में की गई है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल होती हैं, ओवर 20 कंट्रीज शामिल होती है, जिसमें इंडिया, ईरान एंड चाइना शामिल है। तो जपात मिलिट्री एक्सरसाइज आप ये याद रखिएगा,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफेंस करंट अफेयर। तो पार्ट हमारा बचा था इस वीडियो के बाद भी। लेट मी टेल यू कि ये जो पार्ट था, इस पार्ट का ये पहला पार्ट था, ठीक है, और सेकंड पार्ट ये वीडियो है। इन दोनों को मिला के हमारा वन शॉट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफेंस न्यूज। फॉलो बेस्ट डिफेंस मोर सच कंटेंट। जय हिंद। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।